नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेली जीके टेस्ट के सेट 7 की। डेली जीके टेस्ट का सीरीज़ दोस्तों कंटिन्यू किया जा रहा है। इस सीरीज़ में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए जाते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए रहते हैं। इस सीरीज़ की अगर आप हर एक वीडियो देखते हैं तो निश्चित ही आपका स्टैटिक जीके बहुत ही तेज़ी से बूस्ट होगा। तो आप लोग इस सीरीज़ के बाकी के 6 पार्ट को ज़रूर देखिए। ऊपर कार्ड बनकर आ रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करके आप बाकी के पार्ट्स देख सकते हैं, या फिर डेली जीके टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बना है। प्लेलिस्ट की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। तो जल्दी से कर दीजिए दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ पाएँ। और चैनल पर अगर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आने वाली सीरीज़ के जो पार्ट्स हैं उनका भी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सूखने का कारण क्या है? यानी क्यों ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखी जा पाती है। ठीक है, तो इसका कारण होता है कैपिलरी प्रक्रिया, इसे कैपिलरी प्रोसेस कहते हैं, या फिर केशिकात्व आपने सुना होगा, केशिकात्व के कारण। ठीक है, केशिकात्व के कारण। केशिकात्व के केस में क्या होता है कि छोटी छोटी एक नलियाँ बन जाती हैं। ठीक है, और उन नलियों के माध्यम से पानी जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ता है। ठीक है, छोटी छोटी नलियाँ बन जाती हैं केशिकात्व के केस में। अब इसमें कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, जैसे कि नमी बनाए रखने के लिए खेतों की जुताई कर दी जाती है। ठीक है, और स्याही सूखने का कारण ब्लॉटिंग पेपर से यही होता है, केशिकात्व के कारण। ठीक है, पानी ऊपर चढ़ जाता है। तो यही कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं केशिकात्व के, जिनकी वजह से स्याही सूखी जा पाती है, या फिर खेतों की जुताई कर दी जाती है तो फिर नलियाँ टूट जाती हैं उनके बीच की, और केशिकात्व का प्रोसेस नहीं हो पाता है तो पानी नीचे नहीं जा पाता है और नमी बरकरार रहती है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ऑन्कोलॉजी, तो दोस्तों ऑन्कोलॉजी जो है ये कैंसर के उपचार से जुड़ा हुआ है। किसके उपचार से? कैंसर के उपचार से। अच्छा, ऑन्कोलॉजी से ही मिलता जुलता वर्ड है एक, पोमोलॉजी। क्या? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी दोस्तों ये फल विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं। और एक वर्ड है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी, इसको दांतों के अध्ययन कहा जाता है। ठीक है, दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। तो इसी से मिलते जुलते वर्ड हैं, इनको याद रखिएगा। एक और वर्ड मिल जाता है आपको, कोंकोलॉजी। कोंकोलॉजी में शंख विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, या मोलस्क विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस, अब देखिए दोस्तों ये दिवस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को, 1949 को भारतीय की जो विधानसभा थी उसके द्वारा संविधान को अपनाया गया था। ठीक है, संविधान को अपनाया गया था, इस वजह से संविधान दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को भारत ने, संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था, लेकिन पूरी तरह से संविधान कब लागू हुआ था? ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, इस वजह से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया? तो 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया दोस्तों क्योंकि 26 जनवरी 1930 में पहली बार झंडा फहराया गया था। तो 1930 में जब से झंडा फहराया गया था तब से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा था एक प्रकार से, लेकिन ऑफिशियल तरीके से नहीं अनाउंस हुआ था। तो वो 26 जनवरी 1950 को जब अपना संविधान लागू हो गया तो फिर पूरी तरीके से गणतंत्र हो गया देश हमारा, और इसके बाद से गणतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। यही वजह थी जब 26 जनवरी का दिन चुना गया था। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान के अपनाए जाने के एवज में संविधान दिवस मनाया जाने लगा। नेक्स्ट, किसकी उपस्थिति के कारण हमें गंध महसूस होती है जिससे एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है? देखिए दोस्तों, एलपीजी ये घरेलू गैसें जो होती हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो इसमें जब गैस लीक होती है तो कैसे हमें पता चलता है? तो हमें पता इसलिए चलता है क्योंकि इसमें दोस्तों सल्फ़र के कंपाउंड्स मिले होते हैं, सल्फ़र के यौगिक मिलाए जाते हैं, जिससे जब ये गैस लीक हो तो उससे दुर्गंध आए और हमें पता चल जाए कि गैस लीक हो रही है। क्योंकि ये ज्वलनशील गैस होती है तो ऑब्वियस सी बात है विस्फोट का भी कारण बन सकती है। तो बात यहाँ पर आती है कि सल्फ़र का यौगिक मिला तो होता है, लेकिन क्या नाम होता है उसका? तो उसका नाम होता है दोस्तों मिथाइल मारकैप्टन। क्या? मिथाइल मारकैप्टन नाम होता है, और वही मिलाया जाता है। ठीक है, एलपीजी गैस जो होती है बेसिकली दोस्तों ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। किसका? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होता है, डाला जाता है और एलपीजी गैस में मिलाया जाता है। एलपीजी गैस जब सिलेंडर में डाली जाती है
तो इसको हाई प्रेशर पर लिक्विड फॉर्म में कर दिया जाता है। हाई प्रेशर पर जब लिक्विड फॉर्म में कर दिया जाता है तो आसानी से डाला जा सकता है, ठीक है, सिलेंडर्स में। तो ये लिक्विड के रूप में रहती है, लेकिन जब ये निकलती है तो ये गैस के रूप में निकलती है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहाँ पर किया? ऑपरेशन मेघदूत, तो दोस्तों ऑपरेशन मेघदूत का संचालन सियाचिन पर किया गया था, ठीक है। सियाचिन पर भारतीय ज़मीन को वापस लेने के लिए किया गया था, ठीक है। भारतीय सशस्त्र बलों ने किया था ऑपरेशन मेघदूत। कुछ और भी ऑपरेशन रहे हैं जिनको आप लोगों को जानना आवश्यक है, जैसे कारगिल युद्ध में, कारगिल युद्ध के ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। क्या नाम था? ऑपरेशन विजय। भारत ने जब दूसरा परमाणु परीक्षण किया था उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम था? ऑपरेशन शक्ति नाम था। और पहला जब किया था तब नाम था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। पहला परीक्षण जब हुआ था पोखरण परीक्षण तब उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, दूसरे का नाम था ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। कारगिल युद्ध का ऑपरेशन विजय, सियाचिन का ऑपरेशन मेघदूत। नेक्स्ट, माचिस की तिलियों में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों माचिस की तिलियों में फास्फोरस पाया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। माचिस की तिलियों में फास्फोरस पाया जाता है। बात ये आती है कौन सा फास्फोरस पाया जाता है, तो इसमें रेड फास्फोरस पाया जाता है। क्या? लाल फास्फोरस पाया जाता है, इसका यूज किया जाता है माचिस की तिलियों में। अच्छा, फास्फोरस की एक क्वालिटी होती है दोस्तों कि जैसे ही ये एयर के संपर्क में आता है, एयर के टच में आता है, तैसे ही ये ज्वलनशील हो जाता है, यानी इसमें आग लग जाती है। तो कभी कभी क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वायु के संपर्क में आने पर कौन सा पदार्थ है जो जल जाता है, या फिर जल के संपर्क में आने पर कौन सा पदार्थ है जो जल जाता है। तो जल यानी वाटर के संपर्क में जो आने वाला पदार्थ है उसका नाम है सोडियम। मैंने आपको उस दिन बताया था, उस दिन वाले पार्ट में, Na। सोडियम जब ये जल के संपर्क में आता है तो ये जल जाता है। इस वजह से इसे कहाँ पर रखा जाता है? केरोसिन में रखा जाता है। ऐसे ही फास्फोरस होता है। फास्फोरस दोस्तों जब वायु के संपर्क में आता है तब ये ज्वलनशील हो जाता है क्रिया करके, ठीक है। अगला, IFSC किसका संक्षिप्त रूप है? IFSC दोस्तों सभी के बैंक अकाउंट नंबर के साथ मिलता है, और IFSC का यूज आप लोग तो करते ही होंगे, ठीक है, जब भी कोई मनी ट्रांसफ़र करना होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछा गया है। तो IFSC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो ये बैंक के जो भी अकाउंट होता है, जिनका भी अकाउंट होता है, तो बैंक के अकाउंट के साथ ही IFSC कोड भी दिया जाता है। ये IFSC कोड जो होता है दोस्तों, ये किसी एक बैंक की किसी एक ब्रांच का सेम ही होता है, ठीक है। अब उस ब्रांच में चाहे जितने भी कस्टमर अकाउंट ओपन करवाएंगे सबका वही IFSC कोड होगा, ठीक है, उस पार्टिकुलर ब्रांच का। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ब्रांच की बात हो रही है, बैंक की बात नहीं हो रही। अभी वही बैंक का कोई दूसरा ब्रांच है, उसका IFSC कोड चेंज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसी सेम ब्रांच में जितने भी अकाउंट्स होंगे सबका IFSC कोड एक ही रहेगा। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव दोस्तों राज्यसभा के विधानसभा, राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं उनके सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कई तरीके से होता है, ठीक है। इसमें कुछ जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जैसे 12 मेंबर जो होते हैं, ठीक है, जिनके पास खेल, साहित्य या फिर एक्स्ट्रा किसी चीज़ में कोई विशेष योग्यता होती है, विशेष स्किल होती है, उसकी वजह से उनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत भी किया जाता है। तो 12 ऐसे लोगों को मनोनीत करता है। टोटल संख्या अभी वर्तमान में 245 है, लेकिन कितना हो सकती है? मैक्सिमम 250 हो सकती है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। और राज्यसभा से रिलेटेड बहुत कुछ आपको पता हो गया होगा अगर आप हमारी वीडियो रेगुलर देखते होंगे तो। इसके लिए मिनिमम एज चाहिए होती है 30 वर्ष, ठीक है, 30 वर्ष की राज्यसभा के सदस्यों की मिनिमम एज चाहिए होती है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और इतने की ही नई नियुक्ति होती है, यानी कि इसको एक बार में ही भंग नहीं किया जा सकता है। 1/3 1/3 1/3 ये हर दूसरे वर्ष 1/3 ही रिटायर होते हैं और उतने की ही नियुक्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से 6 वर्षों का कार्यकाल इनका हो जाता है और एक साथ भंग नहीं किया जा सकता है, इस वजह से इसे अस्थायी सदन कहते हैं। वहीं लोकसभा जो होता है उसे एक साथ भंग किया जा सकता है, ठीक है, और इसे राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और इसको लोकसभा को निम्न तथा आम सदन भी इसी वजह से कहा जाता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है, और वहीं अगर संसद की बात की जाए तो संसद अनुच्छेद 79 में कहा गया है, 79 में, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा, ठीक है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद है, महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। अगला, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है?
तो दोस्तों ये बहुत ही कॉमन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 25 सेंटीमीटर की होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सामान्य आँख के लिए, ठीक है। अगर 25 सेंटीमीटर से कम की दूरी होगी तो आँखों को स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, ओके। अच्छा, आँख का एक पार्ट ऐसा बताइए जिसको दान किया जाता है। चलिए कमेंट करके बताइए, आँख का वह कौन सा पार्ट होता है जिसे दान किया जाता है, ठीक है। नेत्रदान आप लोग सुने होंगे, तो इसमें किस पार्ट को दान किया जाता है? तो दोस्तों इसमें कार्निया का दान किया जाता है। किसका? कार्निया, आँख के कार्निया का दान किया जाता है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा था? पहला भारतीय संचार उपग्रह, इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कौन सी थी? बहुत ही ईजी है, आर्यभट्ट। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आर्यभट्ट जो सैटेलाइट है ये भारत की पहली कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। रसिया के सहयोग से 1975 में इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। रसिया के सहयोग से लॉन्च किया गया था। अच्छा, आर्यभट्ट कौन थे? भारतीय इतिहास के महान गणितज्ञ थे और महान साइंटिस्ट कह लीजिए उस टाइम पर, क्योंकि ये इतिहास की बात है। आर्यभट्ट जी ने ही दोस्तों दुनिया को जीरो दिया, जीरो की खोज की, और आर्यभट्ट ने ही दशमलव प्रणाली की खोज की। ये दो डेसिमल सिस्टम होता है, डेसिमल सिस्टम की खोज इन्होंने ही की थी, ठीक है, दशमलव प्रणाली की। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? पेरिफेरल डिवाइस कौन सा नहीं है? देखिए दोस्तों, पेरिफेरल डिवाइस वही होता है कि ऐसा डिवाइस जो सीपीयू में हम लोग लगा सके, निकाल सके, बाहर से जब मन हो तब उसे लगा सके या बाहर से ही उसे निकाल सके, तो ऐसी डिवाइसेस को पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। अब चलिए इसको यूज़ करिए इन ऑप्शंस में। प्रिंटर को हम बाहर से लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, जब मन हो तब निकाल सकते हैं, जब मन हो लगा सकते हैं। मॉनिटर को भी लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। कीबोर्ड को भी जब मन हो तब लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। पेन ड्राइव हो गया, माउस हो गया, ठीक है, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, इसको सबको जब मन हो तब सीपीयू से आप कनेक्ट कर सकते हैं और डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मदरबोर्ड जो होता है ये दोस्तों ये सिस्टम के अंदर में होता है, इसको हम लोग बार बार नहीं कनेक्ट कर सकते हैं, ना ही डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बार बार। तो ये पेरिफेरल डिवाइस नहीं होता है। तो पेरिफेरल डिवाइस वही है जिसको हम लोग बाहर से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट जब मन हो तब कर सकें। अगला है, मार्स गैस का प्रमुख घटक क्या है? तो मार्स गैस दोस्तों, मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, मीथेन को ही मार्स गैस कहा जाता है। मार्स गैस का प्रमुख घटक मीथेन ही होता है। इसका केमिकल फार्मूला होता है CH4। क्या होता है? CH4। अब देखिए, नाइट्रोजन जो होता है ये किसका प्रमुख घटक होता है? ये प्रोड्यूसर गैसों का होता है। प्रोड्यूसर गैसें, प्रोड्यूसर गैसों में 70% नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। गोबर गैस में मीथेन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और जल गैस जो होता है, वाटर गैस जो होता है, उसमें हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, 49% हाइड्रोजन होता है, ठीक है, जल गैस में। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना एक का हिस्सा नहीं है? यानी कि मानव शरीर में क्या नहीं पाया जाता है, इनमें से कौन? हाइड्रोजन बिल्कुल पाया जाता है, फास्फोरस बिल्कुल पाया जाता है, कार्बन भी पाया जाता है, लेड ये नहीं पाया जाता दोस्तों। लेड अगर पाया जाएगा तो ये जहर का रूप होता है मनुष्य के शरीर के लिए, तो मृत्यु तक हो सकती है। तो लेड की मात्रा मानव शरीर में नहीं पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या पाया जाता है। तो दोस्तों मानव शरीर में सोडियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, कॉपर भी पाया जाता है, जिंक भी पाया जाता है, आयोडीन पाया ही जाता है, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, ये सब मात्रा पाई जाती है। लेकिन लेड की मात्रा नहीं पाई जाती है। आपने सुना होगा मैगी एक बार बैन हुआ था, मैगी पर बैन लगाया गया था। क्यों बैन लगाया गया था? क्योंकि उसमें लेड की मात्रा पाई गई थी, ठीक है। लेड यानी कांच, ठीक है, लेड की मात्रा पाई गई थी, इस वजह से उस पर बैन लगा दिया गया था। फिर दोबारा से मैगी चालू हुआ जब उसने संतुष्ट कर दिया ये सरकार को कि अब की जो मैगी आ रही है इसमें लेड की मात्रा नहीं है, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। निम्न में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह कौन सा है? तो दोस्तों त्रिपिटक बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। त्रिपिटक में कौन कौन से पिटक थे? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक को भी आपको याद रखना है। चलिए, बेसिकली ये महात्मा बुद्ध के विचार थे, शिक्षा जो उन्होंने दिया है। अगला, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था, यानी किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने दोस्तों डायनामाइट की खोज की थी। ये बहुत बार मैं आपका रिपीट करा चुका हूँ, क्योंकि अभी नोबेल प्राइज़ चर्चे में था। नोबेल प्राइज़ की घोषणा हो चुकी है कि किसको किसको 2020 में दिया जाना है। कब दिया जाता है? ये 10 दिसंबर को दिया जाता है प्रत्येक वर्ष, ठीक है। अच्छा, शांति का नोबेल दोस्तों नॉर्वे की संसद देती है।
नॉर्वे की संसद के द्वारा शांति का नोबेल दिया जाता है। बाकी जो नोबेल होता है वो स्टॉकहोम के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, चलिए 10 दिसंबर को क्यों दिया जाता है? क्योंकि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल जी की पुण्यतिथि होती है। इनकी पुण्यतिथि पर ही नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन है? तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया दोस्तों टिम बर्नर्स-ली ने। किसने? टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब यानी www, आप कोई भी वेबसाइट ओपन करने से पहले www का यूज़ करते हो, उसकी खोज की थी टिम बर्नर्स-ली ने। अब देखिए, अगर आप ये सीरीज़ डेली जीके टेस्ट की सीरीज़ पूरा शुरुआत से देखते आ रहे होंगे तो आपको बहुत सारे आविष्कारों के बारे में पता चल गया होगा कि इसकी खोज किसने की, किसका आविष्कार किसने किया, किसकी स्थापना किसने की। जैसे वर्ल्ड वाइड वेब का टिम बर्नर्स-ली हो गया। विकीपीडिया के बारे में मैंने आपको बताया है, जिमी वेल्स और लैरी सेंगर ने किया था। ठीक है, विकीपीडिया की स्थापना। गूगल की स्थापना लैरी पेज और सर्जेई ब्रिन ने की। व्हाट्सएप की स्थापना जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन ने की। इसके साथ ही फेसबुक मार्क जकरबर्ग और माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स, एप्पल के स्टीव जॉब्स। ठीक है, और अमेज़न के कौन? जेफ बेजोस, जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। ऐसे ही माउस की खोज डगलस इंगलबर्ट और रेन सोमर ने की। इंटरनेट की खोज रॉबर्ट कोहेन और विंडकर्फ ने की। कीबोर्ड की खोज कार्लोस ग्लिंटन और जेम्स डेनमोरे ने की। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखे होंगे, पूरा सीरीज़ देखे होंगे, अभी तक सेट जितने भी आए हैं 6 सेट आ चुके हैं, उनको देखते आए होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। इसलिए मैं कहता हूँ डेली जीके टेस्ट का जो भी जितना भी पार्ट है सभी आप लोग देख डालिए, आपका स्टैटिक जीके बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इसमें मिक्सचर क्वेश्चन लिए जाते हैं। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। इसका गठन दोस्तों 1885 में किया गया था। 1885 में किया गया था। इसकी स्थापना, इसके संस्थापक माने जाते हैं ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है इसका संस्थापक। कांग्रेस का जनक भी इन्हें माना जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कांग्रेस के जनक कौन है, तब तो आप बताएंगे ए.ओ. ह्यूम। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन हुए, तो पहले अध्यक्ष दोस्तों हुए व्योमकेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। व्योमकेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हुए। ठीक है, और 1885 में। 1886 में दोस्तों 1886 में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्षता सौंपी गई। 1887 भी बता दे रहा हूँ, 1887। तो ये टॉप 3 आपको याद रखना है। 1887 में दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। किसने? बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी इसकी अध्यक्षता 1887 में। और बेलगावी में 1924 में गांधी जी ने की थी। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये टॉप 3 का नाम बेसिकली आपको याद रखना है। ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष थे ये लोग। दोस्तों आपको बता दें कि लास्ट 1 ईयर की ई बुक अवेलेबल है MZT ऐप पर। तो आप लोग 20% ऑफ अभी डिस्काउंट चल रहा है, वहाँ से जाकर के परचेज कर सकते हो 119 रुपये में। पिछले 1 वर्षों का सितंबर 2020 की भी ई बुक आ चुकी है, आप लोग उसे भी परचेज कर सकते हो। हमारी ई बुक की खास बात ये होती है दोस्तों, इसमें चैप्टर वाइज सब कुछ डिटेल में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ दिया रहता है। मंथली करंट अफेयर में आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ साथ लास्ट में प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है, जिससे आप लोग पूरा डिटेल में पढ़ो, चैप्टर वाइज पढ़ो, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस भी कर सको। दोस्तों आप लोग डेली करंट अफेयर की वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि अभी क्योंकि PCS का एग्ज़ाम हुआ है और बच्चे इस एग्ज़ाम देकर के आए हुए हैं, उसमें कई कमेंट्स आपको मिल जाएंगे जिन्होंने आकर कहा है कि 100% क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी वीडियो से मिले हुए हैं। आप लोग अगर वीडियो देखते होंगे तो 100% क्वेश्चंस PCS के एग्ज़ाम में जो अभी पूछा गया यूपी PCS का, उसमें पूछा गया है हमारी वीडियो से। तो आप लोग निश्चिंत होकर भारत के किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमारे करंट अफेयर से, हमारे स्टैटिक जीके से जुड़ सकते हैं। अब स्टैटिक जीके की भी सेक्टर में आ चुका हूँ। अब देखना आप लोग, जो लोग स्टैटिक जीके का भी पेपर दे करके आएंगे, अब जो भी एग्ज़ाम होगा वो लोग आकर के ये भी बोलेंगे कि स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन आपकी वीडियो से आया हुआ है। तो आप लोग भरोसा करके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, सभी वीडियो को वॉच कीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए, जितनी भी वीडियोस हैं सभी को देखिए 1 बाय 1, या फिर ऐप में जाइए। जब भी जो भी आपके माइंड में आए क्वेश्चन कि इस पर वीडियो होनी चाहिए, क्या इस पर वीडियो है क्या, तो आपको MZT ऐप ओपन करना है, वहीं पर सर्च का ऑप्शन लगा हुआ है, वॉइस सर्च का। आपको बस उस वीडियो का टाइटल बोल देना है। 90% चांसेस है कि आपको उस टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगी। तो इस वजह से आप लोग वीडियो सभी देख डालिए। क्विजेस भी वगैरह आप वहाँ पर पा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। अगला, वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी?
हनिंग ब्रांड ने दोस्तों फास्फोरस की खोज की थी। अभी फास्फोरस के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बताया, इसकी खोज हनिंग ब्रांड ने की थी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में किसके टीके की खोज के लिए दिया गया था। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। 1901 में क्योंकि नोबेल प्राइज़ की शुरुआत हुई, नोबेल पुरस्कार दिया जाना शुरू हुआ, तो 1901 में पहला नोबेल जो दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में, वो किसके टीके की खोज के लिए दिया गया। तो दोस्तों डिप्थीरिया की खोज के लिए दिया गया था। डिप्थीरिया के टीके की खोज की थी एमिल वॉन बेहरिंग ने। किसने? एमिल वॉन बेहरिंग, EMIL वॉन VON बेहरिंग, BHERING, बेहरिंग ने की थी खोज, और इन्होंने सीरम थेरेपी की खोज की थी। इस वजह से, जो कि डिप्थीरिया के टीके बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, इस वजह से 1901 में इनको पहला नोबेल दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में, क्योंकि 1901 में ही नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसको दिया जाना शुरू हुआ था। मैडम क्यूरी जो थी, उनको रसायन के क्षेत्र में 2 बार दिया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एकमात्र ऐसी लेडी जिनको रसायन के क्षेत्र में 2 बार मिल चुका है नोबेल पुरस्कार। एक बार तो इन्होंने रेडियम की खोज की थी, एक बार रेडियो एक्टिविटी की। ठीक है, अगला है, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका क्या बदल जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चंस कई प्रकार से बन सकते हैं। इसका एक प्रकार मैं आपको अभी बोलकर दिखा रहा हूँ, सिंपल तरीका, उससे आप तुरंत पकड़ ले जाएंगे। किसी परमाणु के परमाणु क्रमांकों की संख्या अगर बराबर हो, कई परमाणुओं के परमाणु संख्या अगर बराबर हो, द्रव्यमानों की संख्या चेंज हो, तो उसे क्या कहेंगे। परमाणुओं की संख्या जब बराबर होती है तो उसे समस्थानिक कहते हैं। अगर कई परमाणु में द्रव्यमानों की संख्या बराबर है तो उसे समभारिक कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर न्यूट्रॉनों की संख्या सेम है तो समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें कह रहा है न्यूट्रॉनों की संख्या चेंज होती रहती है, यानी कि इसकी संख्या समान होगी, समान परमाणु क्रमांकों की संख्या होगी, या प्रोटॉनों की संख्या समान होगी। जब प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांकों की संख्या बराबर होती है तो उसे समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या जब चेंज होती रहती है। देखिए समभारिक क्यों नहीं हो सकता है, यानी द्रव्यमानों की संख्या कैसे बढ़ जाएगी। तो एक फार्मूला होता है दोस्तों, A = Z+N। आप लोग बहुत ही बेसिक फार्मूला है, इसको ज़रूर सुने होंगे, ज़रूर पढ़े होंगे। A जहाँ पर होता है वो मास होता है। ठीक है, Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, N का मतलब होता है न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर Z कांस्टेंट है, यानी एटॉमिक नंबर जो है वो कांस्टेंट है, परमाणु की संख्या या फिर कहें प्रोटॉनों की संख्या अगर बराबर है, तो फिर न्यूट्रॉनों की संख्या अगर चेंज हो रही है तो ऑटोमेटिक ही ये मास चेंज हो जाएगा, द्रव्यमानों की संख्या ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाएगी। तो अगर हम लोग प्रोटॉनों की संख्या समान रखते हैं और न्यूट्रॉनों की संख्या चेंज होती रहती है तो वो समभारिक तो हो ही नहीं सकता है, सम न्यूट्रॉनिक भी नहीं हो सकता है, क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या चेंज हो रही है। वो सिर्फ और सिर्फ हो सकता है सम स्थानिक या सम प्रोटॉनिक। नेक्स्ट बात करते हैं, माउंट कंचनजंगा क्या है। माउंट कंचनजंगा, तो दोस्तों ये विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। क्या? विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। पहला कौन है? पहला माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर की ऊंचाई वाला। दूसरा क्या है? दूसरा है दोस्तों K2। K2 जो है ये दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है पूरे दुनिया का। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर के समथिंग। इसके बाद तीसरा नंबर आता है माउंट कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है दोस्तों इसकी ऊंचाई 8,585 मीटर के आसपास है। ठीक है, 559 भी आपको कहीं कहीं दिखेगा। तो ये है तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत। नेक्स्ट, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। बहुत ही ये चर्चित क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक अभी मैंने आपको उस दिन बताया था, जितनी भी क्रांतियाँ उसके बारे में भी बताया, इसी सीरीज़ में मैंने आपको बताया हुआ है। हरित क्रांति को भी बताया गया था बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आपको आज आपका होमवर्क है, सभी के बारे में लिखिए। उस दिन मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, भूरी क्रांति किससे संबंधित है, तो जो क्रांतियाँ, जो रिवोल्यूशन जिससे संबंधित है उसको भी लिख करके बताइए। और हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं ये भी बताइए। बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है, लाइट ईयर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, अनौपचारिक रूप से। अब देखिए लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष, ये दूरी का मात्रक होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, लोग कंफ्यूज होते हैं दूरी का मात्रक इनमें से कौन है। प्रकाश वर्ष देख करके उनको लगता है वो समय का मात्रक, लेकिन वो दूरी का मात्रक होता है।
दूरी का मात्रक ही होता है पारसेक भी। पारसेक दूरी का, खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक यही होता है, पारसेक। ठीक है, अब देखिए एक एक चीज़ जानते हैं। लाइट ईयर जो होता है एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक लाइट ईयर बराबर होता है इतना, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब इसी में अगर पारसेक की बात की जाए तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर। यानी टोटल अगर बात की जाए मीटर में पारसेक को तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है एक पारसेक बराबर। क्लियर? तो यानी कि हम लोगों ने क्या जाना कि पारसेक जो होता है वो खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, लेकिन खगोलीय दूरी का जो अनौपचारिक रूप से मात्रक होता है यूज़ किया जाता है वो लाइट ईयर के रूप में यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट GSM का पूरा नाम क्या है? GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आप लोग यूज़ करते हैं जो कम्युनिकेशन प्रणाली वो GSM पर बेस्ड है। ठीक है, एक होता है GSM, एक होता है CDMA। ये तो प्रणाली उतना चर्चित नहीं हुई, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, लेकिन CDMA जो होता है इसमें एरर की चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, लेकिन जो GSM होता है ये बहुत ईजी है। हालांकि इसमें सिग्नल के इंटरप्शन की खबरें आती हैं और इंटरप्ट भी होते हैं, ठीक है, GSM में, लेकिन CDMA के केस में ऐसा नहीं होता है, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस में। एक वर्ड आप लोग और सुने होंगे, GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GPS के केस में क्या होता है, हम लोग कोई भी लोकेशन देखना होता है, किसी का भी लोकेशन जानना होता है, GPS का यूज़ करते हैं। GPS बेसिकली दोस्तों अमेरिका का है। ये अमेरिका ने 24 सैटेलाइट इस आसमान में अपना छोड़ा है और उन्हीं 24 सैटेलाइट के माध्यम से GPS पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। ओके, नेक्स्ट, हालांकि अब भारत ने भी अपना GPS बनाना शुरू कर दिया, GPS के जैसा ही सैटेलाइट, और चाइना ने भी शुरू कर दिया है। गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर किससे बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण किया जाता है। इसे दोस्तों एक और कहते हैं रसद लेपन। क्या कहा जाता है? रसद लेपन कहा जाता है या रसदीकरण कहा जाता है गैल्वीकरण को। ठीक है, गैल्वेनीकरण को। तो इसमें वस्तुओं को, लोहे की जो वस्तुएं होती हैं उनको जंग लगने से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है, जिससे उनकी लाइफ और ज़्यादा बढ़ाई जा सके। अगला है, ओवन में थर्मोस्टेट एक ऐसा उपकरण है जो तापमान बनाए रखने में मदद करती है। तापमान तभी बनाए रखने में मदद करेगी जब सर्किट क्लोज हो जाए। ठीक है, सर्किट पूरा करके। थर्मोस्टेट दोस्तों एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर है। क्या है? ट्रांसड्यूसर है। इसमें डबल परत यूज़ की जाती है, डबल दीवारें कह लें या डबल प्लेटें कह लें यूज़ की जाती है, और बीच में जो होता है वो स्पेस छोड़ दिया जाता है, और इसी स्पेस के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है टेम्परेचर को। और टेम्परेचर जब कंट्रोल किया जाता है तो एक निश्चित एक वैल्यू पर उसको फिक्स कर दिया जाता है, जिससे जो अंदर का जो भी पार्ट रखा हुआ रहता है, चाहे वो खाना रहता है या जो भी चीज़ होता है, वो उसी टेम्परेचर पर बना रहता है, तो जिससे वो खाना ख़राब नहीं होता है। तो थर्मोस्टेट एक ऐसा उपकरण है जिसमें सर्किट को क्लोज करके, सर्किट पूरा करके तापमान को, टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। क्लियर? बिल्कुल। ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं? ट्रांसड्यूसर दोस्तों किसी भी एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में चेंज करने के फॉर्मेट को ट्रांसड्यूसर कहते हैं। मैंने आपको इसी सीरीज़ में एक वीडियो में बताया था बहुत सारे एग्जांपल, माइक्रोफोन का, माइक उसका, स्पीकर का, ठीक है, या फिर जनरेटर हो गया, मोटर हो गया, ये सभी ट्रांसड्यूसर है। मतलब एक प्रकार की एनर्जी को अगर आप दूसरे प्रकार की एनर्जी में चेंज कर रहे हैं तो इस जो चेंज करने वाली जो प्रक्रिया होती है वो ट्रांसड्यूसन कहलाती है, और जो डिवाइस होता है वो ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट, दमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? मेंडलीफ की आवर्त सारणी आप सबको पता है, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी, बिल्कुल करेक्ट होगा बी ऑप्शन, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। एक पॉइंट जान लीजिए, जो मेंडलीफ थे, दिमित्री मेंडलीफ, इन्होंने क्या किया, पहले परमाणुओं को जो आवर्त सारणी बनाई, इसमें इन्होंने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में रखा, लेकिन इसके बाद इनके शिष्य से मोजले इन्हीं की शिष्य थे, इन्होंने क्या किया, उनके परमाणु क्रमांकों के आधार पर आवर्त सारणी एक नई तैयार की, जो आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानी गई। इस पर मैंने 2 वीडियो दी हुई हैं आपको, और कई बार बताया मैंने, बहुत ही अच्छे से डिटेल वो वीडियो है, देखिएगा चैनल पर जा करके, और दोनों वीडियो अगर आप देख लेंगे तो निश्चित ही आपका केमिस्ट्री आधा तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट, RBI की मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? RBI की मौद्रिक नीति में, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अभी हाल फिलहाल में मैंने आपको बताया था करंट अफेयर वीडियो में।
आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में दोस्तों 6 सदस्य होते हैं। अब इन 6 में 3 जो होते हैं वो भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, 3 जो होते हैं वो आरबीआई के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अभी भारत सरकार ने अपने 3 सदस्यों की नियुक्ति की हुई है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला, पहला हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? अभी ये भी क्वेश्चन आया था चर्चे में करंट अफेयर से रिलेटेड, क्योंकि करंट अफेयर में अभी अक्कीथम अच्युतन नंबूदिरी जी को दिया गया था ज्ञानपीठ, जो कि मलयालम कवि हैं, मलयालम के क्षेत्र में पाने वाले वो 6वें कवि बने थे, तो उनको ज्ञानपीठ दिया गया और इसी से रिलेटेड मैंने आपको बताया था ज्ञानपीठ का इतिहास। तो दोस्तों पहला हिंदी का ज्ञानपीठ मिला था सुमित्रा नंदन पंत जी को, इनकी कृति थी चिदम्बरा के लिए इनको दिया गया था 1968 में, ठीक है। अच्छा, जी शंकर कुरूप जी को पहला मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये भी मलयालम कवि थे, इनको भी याद रखना है। मलयालम ये ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किसने की? तो शुरुआत की थी दोस्तों शांति प्रसाद जैन जी ने, ठीक है। चलिए, आशा पूर्णा देवी जी ये पहली प्राप्तकर्ता थी, महिला प्राप्तकर्ता। अगला, निम्न में से किसकी जयंती पर अंत्योदय दिवस मनाया जाता है? तो एज ऑलवेज 30 क्वेश्चन जो होता है, 13 क्वेश्चन वो आप पर छोड़ा जाता है, आप लोग इसका आंसर कीजिए, डिटेल में जो भी पता हो बताइए मुझे कमेंट करके। साथ ही साथ ये भी बताइए ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, वीडियो कैसी लगी आपको, लाइक कीजिए, शेयर किया कि नहीं आपने, शेयर जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे डेली जी के टेस्ट में लाता रहूँ आपके लिए। इसकी क्विज मिलेगी आपको MZT ऐप पर, तो MZT ऐप अगर नहीं इंस्टॉल किए हो तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, जाओ जल्दी से इंस्टॉल करो, उसको यूज़ करो, बहुत सारे उसमें क्विजेज़ मिलेंगे आपको, वीडियो ऑडियो सब कुछ मिलेगा, उसको आप लोग यूज़ करो। मिलते हैं दोस्तों अब ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।